हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइक कॉनिकल पेंडुलम, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन ए कर्व रोड, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। सो ये लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा पहला टॉपिक होगा कॉनिकल पेंडुलम। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसे कॉनिकल पेंडुलम क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज नोन एज अ कॉनिकल पेंडुलम। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है। दिस इज अ 3 डायमेंशनल डायग्राम। ओके, इस 3 डायमेंशनल डायग्राम में पेंडुलम हमें पता है इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। एक बॉब होता है और एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। एंड स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग का वन एंड इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द बॉब, राइट। ओके, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फर्क है, ये पेंडुलम ऐसे स्विंग नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पेंडुलम में क्या हो रही है, जो बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। ये बॉब क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके लिए आपको एक इमेजिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एंड द बॉब डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड जो ये स्ट्रिंग होगा क्लास, जैसे जैसे बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा, ये जो स्ट्रिंग होगा ये क्या बनाएगा, ये कोन बनाएगा। It will make a shape of a cone. That's why it is known as what the conical pendulum. तो conical pendulum की अगर आप किसी ने definition पूछी तो आप कैसे define करोगे conical pendulum को? Conical pendulum is a pendulum in which bob describes a horizontal circle and the string describes a cone. That type of pendulum is known as a conical pendulum. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, ठीक है। ये ब्लैक मार्कर का दिस कैप इज नथिंग बट योर बॉब, एंड जो वाइट पार्ट है वो आपका स्ट्रिंग है। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का ये टॉप मोस्ट पार्ट अटैच्ड है टू द रिजिड सपोर्ट, और जो बॉब है, जो ब्लैक कैप है, ये जो बॉब है, दिस बॉब विल मूव लाइक दिस। ये बॉब ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, सी। तो ये जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, लेकिन जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये कौन सा शेप बना रहा था, ये कोन बना रहा था। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट का टारगेट ये होगा कि हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम एज वेल एज स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये दोनों चीजें पता करनी है, ठीक है। लेट्स से दिस कॉनिकल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर, दिस बॉब इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन दिस वे लाइक दिस। ओके, सो व्हेन यू लुक फ्रॉम द टॉप, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, ओके ऊपर से मैं क्या किसको देख रहा हूँ, सिर्फ बॉब को देख रहा हूँ। सो व्हेन यू लुक फ्रॉम द टॉप, एज वी नो दैट ये जो बुक था मैं टॉप से देख रहा हूँ, तो ये जो बॉब है ये मेरे लिए कौन सा मूवमेंट दे रहा है, इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब मैं टॉप व्यू से देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, दैट दिस इज अ सेंटर, क्लास सी, दिस इज अ सेंटर ओ, करेक्ट, एंड दिस इज योर बॉब। बॉब इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ओ से ए तक का जो रेडियस होगा, दिस वन, दिस इज द रेडियस आर, लेट्स से। तो मैं यहां पर भी लिख दूंगा दैट दिस इज आर। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल बी एल लाइक दिस। मास ऑफ दिस बॉब इज एम लाइक दिस, एंड द हाइट of this horizontal plane from the rigid support, height of this horizontal plane from the rigid support is h, means this height, करेक्ट। तो इस पॉइंट को भी नेमिंग कर देते हैं दैट दिस पॉइंट इज बी। लेट्स से यहाँ पर ये जो बॉब है, ये जो स्ट्रिंग है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल लाइन। ये जो स्ट्रिंग है ये एंगल थीटा बना रहा है विद वर्टिकल लाइन। ओके, तो हमने सब कुछ डिस्क्राइब कर लिया है यहाँ पर। नाउ क्लास लिसन केयरफुली, जब बॉब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, व्हेन यू लुक फ्रॉम द टॉप, ठीक है, तो ये पॉइंट पे what will be the linear velocity of the bob? The linear velocity of the bob is going into the board like this. Linear velocity of the board is linear velocity of the bob is going into the board with a velocity v. इस केस में अब देखोगे, if bob is performing a circular motion in this direction, तो हमें पता है linear velocity की डायरेक्शन अगर हमें बनानी है तो we should make a tangent. So this is the direction of linear velocity, that is v. Okay, फाइन। सो नाउ अभी सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द बॉब, द टाइम टेकन बाय अ बॉब टू कंप्लीट वन सर्कल। इस बॉब को वन कंप्लीट सर्कल बनाने में जो भी टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, द टाइम पीरियड। क्लियर। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस पार्ट। सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे यहाँ पर फॉर दिस बॉब।
सो सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज mg विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद देयर इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग. This is the tension, let's say this is the tension T. Yes, definitely. Okay, so now what we will do, there are the two forces acting on the bob. Okay, one is tension and another is mg. So what we'll do, we'll resolve this tension into the two components. One will be horizontal component and another will be vertical component, like this. If this angle is theta, then due to the alternate angle test, I will say that this angle is also theta. Correct? If this is theta, I will say that this component will become t cos theta and this component will become t sin theta, like this. Okay, t cos theta किसको balance कर रहा है? T cos theta balancing out to mg. So I'll write down that t cos theta is equals to mg, and I will say that this is my equation number 1. Very simple. And when you will see t sin theta is acting towards the center of this circle. And the force which is acting towards the center of the circle, that force is known as the centripetal force. मतलब यहाँ पर centripetal force देने का काम कौन कर रहा है? T sin theta to this bob. So therefore I will write down that T sin theta is equals to mv square by r. Correct? Where v is the velocity of the bob. So I will say that this is my equation number 2. Class, don't get confused. This T is not time period. This T is the tension in the string. Don't get confused. Okay? So therefore I will write down equation number 2. हम क्या करेंगे? Equation number 2 को divide कर देंगे equation number 1 से. So therefore I will write down t sin theta upon t cos theta is equals to mv square upon r upon mg. See, left hand side divided by left hand side, right hand side divided by right hand side. So t and t get cancelled, m and m get cancelled. Sin upon cos comes out to be tan theta, which is equals to v square upon rg, r into g. So therefore I will write down v square is equals to rg tan theta. So therefore v is equals to under root of rg tan theta. So this is the velocity of a bob when it is performing a circular motion. So velocity of the bob depends on the mainly on the three factors. One is the radius, जो circle बना रहा है उसका radius, g acceleration due to gravity, and another is the angle theta. Angle theta is which one? This one. The string makes with the vertical. इन तीन factors पे depend करेगा. चलो velocity आ गया. Okay, that's the important part we have. So v is equals to under root of rg, but we know that क्या पता है v का एक formula है, that is r omega. Putting this value of v in this equation, so therefore r omega is equals to under root of rg tan theta. Now what we will do, squaring both sides. So when you square both sides, so it comes out to be r square omega square is equals to rg tan theta, like this. So r and this r get cancelled. तो omega square का value कितना मिला हमें? g upon r tan theta. But from figure, when you see the diagram, in this triangle, which triangle? BOA. BOA, ये वाली triangle में. If I'll ask you, tell me what is tan theta? Tan theta will be opposite upon adjacent, that is r upon h. Correct? So I will write down, but tan theta is equals to r by h. So यहाँ पर tan theta की जगह हम r by h put कर लेंगे. So g by r, tan theta की जगह मैंने r by h, r get cancelled, so it comes out to be g by h. Correct? So that is the value of omega square. Now let's come back to the triangle again. Okay, in the same triangle, if I'll ask you, tell me what is cos theta? Cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, that is h upon L. Correct? So I will write down h upon L. So it can be written as h is equals to L cos theta. तो h की जगह हम L cos theta लिख देंगे. So omega square is equals to g. h की जगह हमने लिख दिया L cos theta, like this. Square, putting square root on both sides. So omega is equals to under root of g upon L cos theta. We know that what is the formula for the omega? It is 2 pi upon time period, which is equals to under root of g upon L cos theta. So therefore I will say that time period का definition formula 2 pi under root of L cos theta by g. So that's the value of time period of a conical pendulum, like this. Correct? Now we will talk about the frequency class. हम frequency की भी बात कर लेंगे. Frequency, we know that it is a reciprocal of time period. So 1 upon the value of time period is 2 pi under root of L cos theta by g. So it can be written as f is equals to 1 upon 2 pi under root of g upon L cos theta.
करेक्ट। नाउ यहाँ पर ये जो टी है ये टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये टी जो था ये टेंशन था एंड दिस टी इज द टाइम पीरियड, डोंट फॉरगेट. So please copy down this, then we'll try to find out. So now we will do the next part. The next part is the tension in the string. Okay, so let me rub this part. Okay, so now see here we need to find out what is the tension in the string. ये t हमें calculate करना है, ठीक है। So कैसे करेंगे? सबसे पहले it's very simple thing, squaring both equation 1 and equation 2. Squaring both इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम स्क्वायर करेंगे, वी गेट, ठीक है। सो देयरफॉर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम जी द होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is equals to mv square upon r the whole square, like this. So I will say that this is my equation number 1, this is my equation number 2, equation number 2 and equation number 3 and equation number 4. Okay, चलो ये पार्ट आती है। उसके बाद what we will say, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। So when you add these two equations, so can you see t square is common, so मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या मिलेगा, cos square theta plus sin square theta, like this. And from this equation it can be written as mg the whole square plus mv square upon r the whole square, like this. So cos square theta plus sin square theta comes out to be 1, we know that. So therefore I will write down t square is equals to mg square plus mv square upon r the whole square, like this. So therefore t is equals to under root of mg square, mg the whole square plus mv m upon r, एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था दैट v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, इफ यू गाइज रिमेंबर, ठीक है। सो v स्क्वायर जो होगा वो आर जी टेन थीटा हो जाएगा, बट व्हेन यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज r बाई एच, है ना, टेन थीटा इज r बाई एच फ्रॉम दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह में क्या पुट करूंगा, r बाई एच, सो आर जी इंटू r बाई एच, करेक्ट, या tan थीटा विल बी r बाई एच। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, इट विल बिकम r स्क्वायर g बाई एच, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। सो v स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज r स्क्वायर g बाई एच, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, सो दिस एंड दिस पार्ट गेट कैंसल, करेक्ट। सो देयरफॉर एज यू कैन सी mg स्क्वायर एंड mg स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों कॉमन है, तो हम दोनों कॉमन ले लेंगे। सो mg स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिला, 1 प्लस r बाई एच द होल स्क्वायर, लाइक दिस, और फिर इनका स्क्वायर रूट, mg स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r बाई एच द होल स्क्वायर, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, करेक्ट। सो दिस इज द एंटायर डेरिवेशन फॉर द टेंशन in the string. Okay, so please copy down this part, then we'll try to solve some numericals. Okay, so here we are with our first question for today. So the question is like that: a small block, as you can see, is connected to one end of the two identical massless string of length 16 2 by 3 centimeter each, with the other ends fixed to a vertical rod. If the ratio of tension T1 by T2 be 4:1, then what will be the angular velocity omega of the block? Means we need to find out angular velocity omega. This is the length given to you. So सबसे पहले length calculate कर लेते हैं. So 16 3 is a 48, 48 plus 2 comes out to be 50. So 50 by 3 centimeter is the length of the rod, जिसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 50 by 3 into 10 raised to minus 2 meter, like this. Correct? These two strings are identical. This is 60 degree, यहाँ पर भी हमें दिया गया है that this is 60 degree. Okay, and this is the block whose mass is m. इस ब्लॉक का मास कितना है, m है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FBD की, इस ब्लॉक का FBD बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। सो सबसे पहले यहाँ पर एज यू कैन सी इसका खुद का वेट दैट इज mg, और ऑलरेडी टेंशन दिखा चुके T1 एंड T2। ये टेंशन का जो रेशियो है T1 बाई T2 इज गिवन टू यू 4/1, ये दिया गया हमें फाइंड आउट करना है कि बॉब की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, दैट्स इट। ओके, सो सबसे पहले हम काम करेंगे, T1 को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, लाइक दिस। So if this is 60, then this is also 60, alternate angle test. So if this is T1, so this one will become T1 cos 60, and ये वाला जो part है ये T1 sin 60, like this. Good. Next is T2.
T2 को भी रिजॉल्व करेंगे. If this is 60, then I will say that this is 60. So due to the alternate angle test, so T2 का ये वाला जो component है ये क्या हो गया T2 cos 60 and T2 का ये वाला component क्या हो गया T2 sin 60, like this. Correct? So now let's come back over here. यहाँ पर आप देखोगे तो T1 cos 60 is equals to T2 cos 60 plus mg. Yes, है ना? So therefore I will write down that T1 cos 60 is equals to T2 cos 60 plus mg, है ना? Upward force balances out downward forces. Okay, that's why the bob is not moving in the downward direction. Bob की movement ऐसे नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि the summation of all the forces in y direction is 0. Means this is your y axis and this is your x axis. Okay, y डायरेक्शन में सारी फोर्सेस को ऐड करोगे, इसके लिए 0 आ रहा है. द नेट फोर्स इन द y डायरेक्शन इज 0. इसके लिए बॉब ना ही तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? दैट अपवर्ड फोर्स बैलेंसेस आउट डाउनवर्ड फोर्सेस. सो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिख दिया. नाउ वी नो दैट द cos 60 का वैल्यू इज 1/2. सो cos 60 की जगह 1/2 पुट करेंगे हम. सो विल गेट दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन विद 2. सो T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस 2 mg. So therefore I will write down T1 minus T2 is equals to 2 mg. This is my equation number 1, let's say. Okay, good. Next we'll talk about the x component. So x component, as you can see, T1 sin 60 plus T2 sin 60. Okay, so in ye dono forces is acting towards the center. Both the forces acting towards the center of a circle. And which force acts towards the center of the circle? Obviously centripetal force. Both the forces contributing the centripetal force. Okay, so therefore I will write down T1 sin 60 plus T2 sin 60 is equals to centripetal force m omega square r. R is the radius of the circle. So यहाँ पर हम r लिख देते हैं. Correct? Okay. So when we see this equation, so can I say that T1 sin 60 का value is √3/2. Sin 60 again √3/2. is equals to m omega square. Let's talk about r now. R की बात कर लेते हैं. We know that this is the radius of a circle and this is the length of a string. So when you look for this triangle, ये triangle को जब आप देखोगे, so therefore I will write down sin 60 का value क्या हो जाएगा? Sin 60 will be opposite upon hypotenuse, that is r by l. So sin 60 comes out to be √3/2. L को यहाँ पर लेके जाओ, so that's the value of r. तो मैं r की वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज √3/2 l. दिस वे. सो √3/2 √3/2 √3/2 गेट कैंसल. सो T1 plus T2 is equals to m omega square l, like this. I will say that this is my equation number 2. Now what we will do? We'll divide this to equation. दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा दो. So T1 plus T2 is equals to m omega square l. This is my equation number 2. इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से. लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड. सो ये हो गया हमारा T1 माइनस T2 अपॉन 2 mg, लाइक दिस. सो m and m get cancelled, so it comes out to be omega square l upon 2g. Correct? Good. As we know that T1 is equals to T1 by T2 is equals to 4. So can I say T1 is equals to 4T2? तो T1 की जगह हम 4T2 पुट करेंगे. So 4T2 plus T2 and यहाँ पर भी 4T2 minus T2 which is equals to omega square L upon 2g. 4T2 plus T2 5T2, 4T2 minus T2 3T2 omega square L upon 2g. T2 T2 get cancel. ये 2g को यहाँ पर लेके आओ. So 5 into 2 comes out to be 10 g upon 3. L को यहाँ पर लेके आओ which is equals to omega square. So omega square की वैल्यू अब निकालने की कोशिश करेंगे. So 10 g का value will take 9.8 upon 3 and the value of L, the value of L is 50/3. Correct? So 50/3 centimeter. So 3 into 10 raised to minus 2 meter. Okay. So 3 and 3 get cancelled, 0 and 0 get cancelled. So it comes out to be 9.8 upon 5 into 10 raised to 2. This 10 raised to minus 2 will come up. So it comes out to be 980 upon 5, like this. है ना? 980 upon क्या आ गया हम लोग को? 5 आ गया. So when you solve this equation, 5 ones are 5, 4 is remainder, 5 nines are 45, 3 is remainder, 5 6 are 30. So omega square का वैल्यू कितना आ रहा है हमें? 196. So omega square is equals to 196. So omega is equals to square root of 196. We know that the square root of 196 is 14.
सो 14 रेड पर सेकेंड। इस एंगुलर स्पीड के साथ ये जो ब्लॉक है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो इन दिस वे वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन we'll move to the next one. So now let's move to the next part. So the next question is, two wire AC and BC are tied at C of small sphere of mass 5 kg which revolves at a constant speed v in the horizontal speed v in the horizontal circle of radius 1.6 meter. Find the minimum value of v. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. द वैल्यू v इज द क्वेश्चन मार्क के ये जो बॉब है, ओके, स्मॉल स्फीयर यू कैन से, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क टू अस. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी एफवीडी बना देंगे. दिस इज द बॉब, तो इसका खुद का वेट दैट इज mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1 और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, लेट्स से दिस टेंशन इज T2 लाइक दिस. करेक्ट. तो ये जो T1 है, वी विल रिजॉल्व दिस T1 इनटू टू कंपोनेंट्स. One will be vertical component like this and another will be horizontal component like this. Correct. So if this angle is 45, I will say that this angle is 45 degree. So if this angle is 45, I will say that T1 cos 45 and this one will become T1 sin 45 like this. Similarly, I will resolve T2 into two components. One will be this component, another will be this component. So if this is 30 degree, I will say that this is 30. So this component becomes T2 cos 30 and this component will become T2 sin 30. I'll write down over here. So T2 sin 30, this component. Correct. So when you look the diagram, that we know that this bob will not move in the vertical direction. So इसका मतलब क्या हुआ, summation of all the forces in y direction is 0. If I consider this as my x axis and this is my y axis. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ, upward force is equals to downward force. So what is upward force? T1 cos 45 plus T2 cos 30. So I'll write down T1 cos 45 plus T2 cos 30 is equals to mg, mass into acceleration due to gravity, like this one. So T1 cos 45 value we know that it is 1 by root 2. T2 cos 30 value we know that it is root 3 by 2, which is equals to mass ka value is 5 and we will take the value of g is 10 like this. What I will do, I will multiply root 2 and root 2. So it comes out to be root 2 T1 plus root 3 T2. Okay, denominator में root 2 becomes 2, 2 को वहां पर भेजो, 5 10 50, 52 जा कितना हो गया, 100 हो गया. So I will say that this is my equation number 1. साइड में रखते हैं इसको. ठीक है. Now when we see this horizontal forces, the forces in x direction, both these forces T1 sin 45 and T2 sin 30, it is acting towards the center of this horizontal circle. तो कौन सी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर पे लगती है? एज वी नो दैट कौन सी फोर्सेस लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है दोनों फोर्स मिलके. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन देयरफॉर T1 sin 45 प्लस नेक्स्ट इज T2 sin 30. T2 sin 30 is equals to centripetal force, we know that it is mv square by r. That's the thing. So T1 sin 45 value we know that it is 1 by root 2. T2 sin 30 value we know that it is 1 by 2. Mass की value कितनी है? 5. Velocity v square. Radius comes out to be 1.6 like this. So यहाँ पर सबसे पहले root 2 और root 2 multiply कर देंगे. So it comes out to be root 2 T1 plus T2. root 2 becomes 2. 2 को वहां पर भेजेंगे, 5 2s are 10. So 10 upon 1.6 v square like this. Correct. So now question arise, how to solve these equations. So सबसे पहले यहाँ पर as we know that root 2 T1, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? subtract कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा आंसर और भी जल्दी आ जाएगा. So therefore subtracting equation 1 and equation 2. So root 2 T1 plus root 3 T2 is equals to 100. And to this equation root 2 T1 plus T2 is equals to 10 v square upon 1.6 like this. So you will subtract this equation. So this and this get cancelled. So it comes out to be root 3 minus 1. T2 में कॉमन ले लूंगा यहाँ से और राइट हैंड साइड में हो गया 100 minus 10 v square upon 1.6. That's the value. Correct.
तो जो T2 का वैल्यू हमें आएगा, T2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10 वी स्क्वायर अपॉन 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1. That's the value of T2. And we know that for a particle to perform the circular motion, tension T2 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. So therefore I will write down that therefore 100 minus 10 v square upon 1.6 divided by √3 minus 1 should be greater than 0. If this entire thing should be greater than 0, इसका मतलब क्या होगा, जो न्यूमेरेटर होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए. करेक्ट. तो जो न्यूमेरेटर है 100 माइनस 10 वी स्क्वायर अपॉन 1.6 ग्रेटर देन 0, न्यूमेरेटर 0 से बड़ा होगा. ठीक है, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर √3 माइनस 1 ये हम लोग को पता है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव होना है तो ऑब्वियसली न्यूमेरेटर 0 से बड़ा होना चाहिए. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 100 शुड बी ग्रेटर देन 10 वी स्क्वायर अपॉन 1.6. करेक्ट. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 100 into 1.6 divided by 10 should be greater than v square, like this. So therefore I will write down कि v square की वैल्यू इतना होना चाहिए 100 into 1.6 divided by 10. ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू. ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए. So therefore I will write down the minimum velocity is equals to under root of 100 into 1.6 divided by 10. 0 0 get cancelled. 10 into 1.6 16. 16 का square root निकालोगे तो 4. So therefore the minimum velocity that the sphere should have, it is 4 meter per second. This should be the answer. Clear? It's very simple question. So please copy down this. So now let's move to the next topic. Next topic is very interesting. That is the maximum safety speed of vehicle on a curved road. किसी भी कर्व रोड पे व्हीकल की मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द सेफ्टी स्पीड. यहाँ पर अगर मैं कर्व रोड पे किसी व्हीकल को मूव करा रहा हूँ तो सेफ्टी स्पीड का मतलब क्या है, ये चीज समझ में आना चाहिए. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप लोग बाइक तो रन नहीं करते होगे, ऑब्वियसली बाइक नहीं चलाते होगे, आप साइकिल चलाते होगे. तो जब साइकिल चलाते वक्त जब कोई टर्न आ जाता है तो आप अपनी साइकिल की स्पीड क्या करते हो, स्लो कर देते हो. क्यों ऐसा करते हो, इसके पीछे एक रीजन है. आपको भी पता है, अगर मैंने हाई स्पीड पे टर्न ले लिया तो दो चीजें हो सकती है, यहाँ फिर मैं गिर सकता हूँ या फिर साइकिल स्किड कर जाएगी. दो चीज हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है. तो इसके लिए क्या करते हो, आप अपनी स्पीड को क्या करते हो, कम करते हो और सक्सेसफुली टर्न ले लेते हो. तो यहाँ पर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का वही मतलब है, अगर आप मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से ज्यादा स्पीड पे किसी भी व्हीकल को टर्न लेने की कोशिश करोगे तो व्हीकल क्या करेगी, स्किड कर जाएगी और रोड के बाहर चली जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर बोला गया कि मैक्सिमम व्हीकल की कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे व्हीकल एक सेफ टर्न ले सके. क्लियर. तो आज हम इस यहाँ पर इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट. तो यहाँ पर क्लास हमें पता है, जब ये व्हीकल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर यहाँ पर है. लेट्स गिव द नेम टू द सेंटर. दिस सेंटर इज O and radius is R and this vehicle is moving in this direction. So vehicle अगर इस direction में move कर रहा है, so the velocity of the vehicle is in this direction. So this is the velocity of the vehicle, like this. This is the velocity of the vehicle V. Correct. vehicle का mass कितना है, m है. the vehicle का mass कितना है, m है. Now class listen carefully. As we know that if आप किसी व्हीकल में बैठे हो, ठीक है, आप किसी व्हीकल में बैठे हो एंड सडनली देयर अकर्स अ लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न आ जाता है तो व्हीकल ऑब्वियसली लेफ्ट टर्न लेगा. तो जब व्हीकल लेफ्ट टर्न लेता है, सो यू विच इज सिटिंग इनसाइड द व्हीकल, यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट. ऐसा लगेगा कि कोई आपको राइट की तरफ पुश कर रहा है जब व्हीकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है. ठीक है, जब व्हीकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको राइट की तरफ पुश कर रहा है. करेक्ट. तो इसका एक्चुअली दिस पुश, ये कोई पुश नहीं होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपको एक फोर्स फील होती है इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, तो जो फोर्स आपको फील हुआ इन द राइट डायरेक्शन, सेम फोर्स वो व्हीकल को भी फील होगा. यस एग्जैक्टली, बिकॉज यू ऑल्सो एज अ बॉडी, आप भी एक बॉडी हो और व्हीकल भी एक बॉडी है. करेक्ट. तो दोनों को क्या होगा, फोर्स फील होगा. तो ये व्हीकल भी, जब ये व्हीकल एक पर्टिकुलर टर्न मार रहा है, करेक्ट, तो ये व्हीकल भी बाहर जाने की कोशिश करेगा. ये व्हीकल भी क्या करता है, बाहर जाने की कोशिश करता है. करेक्ट. लेकिन ये व्हीकल बाहर नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा, उसके पीछे का रीजन बताऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्लास जब आप इस व्हीकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज द टॉप व्यू. समझो ये ऐसा व्यू है जो आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो. ठीक है,
लेकिन द पर्सन हु इज ऑन द ग्राउंड व्हेन दिस पर्सन लुक द व्हीकल, तो ये व्हीकल उसको कुछ ऐसे नजर आएगी। दिस इज अ व्हीकल जो इस पर्सन के सामने आ रही है, करेक्ट। सो दिस इज द व्हीकल। इस केस में ये व्हीकल बोर्ड के बाहर आ रही है, ये व्हीकल क्या हो रही है, बोर्ड के बाहर आ रही है। दिस आर द हेडलाइट्स एंड दिस इज द ड्राइवर एज वी कैन सी, करेक्ट। ये व्हीकल टर्न ले रही है तो इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअली दैट इज नॉट अ फोर्स, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये जो व्हीकल बाहर जाने की कोशिश करेगी दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फोर्स। इस व्हीकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, ये अपनी इनर्शिया की वजह से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में सी ईयर क्लास में बताता हूँ, इस व्हीकल को स्ट्रेट जाना है, इस व्हीकल को कहा जाना है, स्ट्रेट जाना है, लाइक दिस, करेक्ट। तो ये व्हीकल लेकिन आप टर्न ले रही है, सो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया इसको तो जाना सीधा था, इसकी जो डायरेक्शन थी वो सीधा, उसको सीधा जाना था। लेकिन जब व्हीकल यहाँ पर आ जाएगा, सपोज ये आपका व्हीकल यहाँ पर आ गया, लेट्स से ये व्हीकल आपका यहाँ पर आ गया, इसको जाना इधर था, तो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए हमें ऐसा लगता है कि इस व्हीकल के ऊपर एक फोर्स लगाया गया है और ये व्हीकल बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। कोई बाहर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, कोई बाहर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है। व्हीकल अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, अपनी व्हीकल की डायरेक्शन मेंटेन रखने के लिए उस पर इनर्शिया लग रहा है, जो उसको, जो हमें फील होता है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगा है जो उसको बाहर की तरफ फेंकेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है, अगर हमने हाई स्पीड पे टर्न ले लिया तो व्हीकल स्किड कर जाएगा, रोड के बाहर चले जाएगा। लेकिन अगर हमने सेफ्टी स्पीड से अंदर, मतलब सेफ्टी व्हीकल की जो भी सेफ्टी स्पीड होगी, उस सेफ्टी स्पीड से कम स्पीड पे अगर हमने टर्न ले लिया तो व्हीकल हमारा सक्सेसफुली टर्न ले लेगा। तो अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये व्हीकल अभी अपनी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड पे, व्हीकल कहाँ पर है, अपनी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड पे, और मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड पे व्हीकल टर्न ले लेगा। लेकिन जब व्हीकल टर्न लेता है तो उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे व्हीकल के साथ क्या क्या होता है वो हम चेक करेंगे। व्हीकल के टायर्स, व्हीकल की टायर्स और रोड्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा एफ इन दिस डायरेक्शन, दिस। ये फ्रिक्शनल फोर्स इस व्हीकल को बाहर जाने से रोकता है, स्कीड करने से रोकता है। ऐसे ही इसके नीचे जो टायर्स है उस टायर्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, मीन्स टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, करेक्ट। ओके फाइन। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एफ विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल कंट्रीब्यूट व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या कंट्रीब्यूट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वी नो दैट द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा दैट फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें फ्रिक्शनल फोर्स समझना पड़ेगा। वी नो दैट यहाँ पर लेट्स से mu is the coefficient of friction between the tire of a vehicle and the road surface, correct। तो इस व्हीकल का जो मास है दैट इज मास इज m, करेक्ट। तो इसका जो वेट होगा दैट इज mg। ग्राउंड विल प्रोवाइड अ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n। तो ये n किसके इक्वल हो जाएगा, दिस n इज इक्वल्स टू mg। आई राइट डाउन ओवर हियर, सो n इज इक्वल्स टू mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वी नो दैट इट इज mu n, करेक्ट। दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहाँ पर मैं बात करूंगा दिस इज म्यू, एन का वैल्यू कितना है mg, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, f इज इक्वल्स टू म्यू mg। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर I will write down that mu mg frictional force which is equals to centripetal force. What is centripetal force? We know that the centripetal force is mv square by r. So m and m get cancelled, so v square is equals to mu rg. So v is equals to under root of mu rg. So this is the maximum safety speed of vehicle on a curved road. So maximum safety speed of vehicle on a curved road depends on the three factors. One is the mu, that is the coefficient of friction. Another is r, that is the radius of the road. And g is the acceleration due to gravity, correct। अभी फॉर एग्जाम्पल क्लास, मतलब मान लो यू एज अ सिविल इंजीनियर और आपको बुलाया गया है एक रेस ट्रैक डिजाइन करने के लिए, आपको बुलाया गया एक रेस ट्रैक डिजाइन करो, ठीक है। तो हमें एक रेस ट्रैक डिजाइन करना है जहां पर रेसेस होने वाली है, बाइक्स की या F1 रेस, वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है। तो इन दैट सिनारियो रेस में क्या होता है, रेस में वही जीतता है जिसकी स्पीड ज्यादा है थ्रू आउट द एंटायर रेस, ऑब्वियसली। तो कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि अपनी स्पीड वो कम करे, कोई भी राइडर या ड्राइवर जो भी बोलो वो नहीं चाहता कि वो अपनी स्पीड कम करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे मैक्सिमम स्पीड पे टर्न लेना है,
रेस में ऑब्वियसली टर्निंग्स आएगी, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे मैक्सिमम स्पीड पे टर्न लेना होगा, है ना। तो आपको बोला गया है कि इस ट्रैक की मैक्सिमम स्पीड बढ़ाओ, इस ट्रैक की मैक्सिमम स्पीड बढ़ाओ ताकि जो राइडर हो वो स्कीड करके बाहर ना जाए। इस ट्रैक की क्या करना है, हमें मैक्सिमम स्पीड बढ़ाना है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, मैक्सिमम स्पीड कैसे बढ़ाए। मैक्सिमम स्पीड v की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप इन तीनों में से कोई एक फैक्टर या फिर दो फैक्टर या फिर तीनों फैक्टर आप बढ़ा दो, ठीक है। तो v बढ़ाना है, तो v बढ़ाने के लिए हमें g बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा या फिर म्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो g बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, दिस इज गॉड गिफ्टेड, g इज इक्वल्स टू 9.8, इट इज फिक्स्ड, करेक्ट। तो चलो एक ऑप्शन गया हमारे पास। अब बचता है रेडियस। अभी मुझे रेडियस बढ़ाना है, मतलब मतलब फॉर एग्जांपल ये रोड का जो आर्क है वो बड़ा कर देना है, करेक्ट, जिसकी वजह से उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। बट द कंडीशन इज, सपोज आप सिटी एरिया में रहते हो और यहाँ पर बिल्डिंग्स है, यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग्स है, लाइक दिस, टोटली रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर बिल्डिंग्स है, जिसकी वजह से आपको बोला गया है कि आप इसकी रेडियस नहीं बढ़ा सकते, आप इसकी रेडियस भी नहीं बढ़ा सकते, ये रोड इतना ही लिमिटेड रहेगा। तो मतलब आर वाला ऑप्शन भी गया हमारे पास से। अब बचता है म्यू, मुझे म्यू बढ़ाना है। तो म्यू मतलब क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तभी बढ़ता है जब आप रोड को रफ बनाओगे। अगर आपने रोड को रफ बना दिया तो इससे चांसेस है कि जो व्हीकल्स है उनके टायर के फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि रोड रफ हो गया ना, तो टायर फट भी सकता है या फिर टायर में हीट भी पकड़ सकता है, दोनों केसेस हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन हीट जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम म्यू भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर म्यू बढ़ा दिया, रोड रफ बन गया, रोड रफ होने की वजह से टायर के फटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो मतलब अभी यू एज अ सिविल इंजीनियर, नाउ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, आपको सेफ्टी स्पीड भी बढ़ानी है, बट आप ये तीनों में से कोई भी फैक्टर बढ़ा नहीं सकते, ये इन्होंने कंडीशन दे दिया। सो नाउ यू विल थिंक टू स्विच टू दी अनदर कंसेप्ट, दैट इज नथिंग बट द बैंकिंग ऑफ रोड। तो इस टॉपिक के बाद अभी हम बैंकिंग ऑफ रोड देखने वाले। सो बिफोर दैट प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव अहेड।